नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, हम जो खबरें देखते हैं, चर्चा डिबेट देखते हैं, बहस देखते हैं, उसमें सिर्फ चुनाव का मतलब राजनीति ऐसा हो गया। यानी कौन सा चुनाव आने वाला है, कौन सा चुनाव चल रहा है, उसमें कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, ओपिनियन पोल क्या होगा, बस इस पर चर्चा होती है। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव जो होता है तो लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए होता है। आम जनता क्या चाहती है, उसकी जिंदगी में कौन सा बदलाव हो और कौन सी चीजें हैं, कौन सा माहौल है, वो बदलना चाहिए, ऐसा आम जनता को लगता है। इसका प्रदर्शन हो, उसका सबूत मिले, इसके लिए चुनाव होते। चुनाव का मतलब राजनीति नहीं होती। चुनाव का मतलब मानो एक तरीके की रेस होती है। उस रेस में उस समय जो ताकतवर होगा, गतिमान होगा, वो जीत जाएगा। लेकिन क्या उसके जीतने से सामान्य जनता की जीवन पर कोई परिणाम होने वाला है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए चर्चा बस चुनाव की होती है, चुनाव में कौन जीतने वाला है, कौन क्या तैयारी कर रहा है, इस पर है। लेकिन उसके आइडियोलॉजी क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसका प्रोग्राम क्या है, उसका एजेंडा क्या है, वो पार्टी क्या करना चाहती है। हाँ, फिर ये 1500 रुपए हर महिला को देंगे, वो बच्चों को कोई भत्ता देंगे, ये सब चर्चा होती है। लेकिन क्या जिंदगी में कोई मूलभूत बेसिक फर्क आने वाला है, चेंज होने वाला है, इस पर चर्चा ज्यादा नहीं होती। जीतना हारना बस यही मामला बन गया है। और इसलिए पिछले 3-4 महीनों से तमिलनाडु हो या बंगाल हो, केरला हो, असम हो, यहाँ के चुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और हारेगा तो क्यों हारेगा, जीतेगा तो क्यों जीतेगा, इस पर बहस चल रही थी। लेकिन आम जनता को क्या चाहिए, उसके जिंदगी में क्या बदला है या आएगा, इस पर चर्चा नहीं हो रही थी। तो अब भी जब बंगाल का चुनाव खत्म हो गया है, तमिलनाडु, केरल के और असम के नतीजे सामने आ गए, वहां की सरकारें बन चुकी है, तो वो सरकारें चलेगी कि नहीं? क्या वहां की सरकार है या सत्ता में बैठी पार्टी है, उसको छोड़कर कोई एमएलए निकल जाएंगे या स्टेबल गवर्नमेंट होगी? अब असम हो या बंगाल हो, यहाँ तो सिंगल पार्टी मेजोरिटी आ गई, उनकी तो सरकार चल जाएगी। लेकिन तमिलनाडु की सरकार कितने दिन चलेगी? ये तो नई पार्टी है विजय थलपति की, उसका अपना बहुमत नहीं है, तो उसके सपोर्टर निकल गए तो सरकार गिरेगी, चलेगी। तमिलनाडु में यूडीएफ की सरकार है, क्या मुस्लिम लीग कांग्रेस की सरकार चलने, ये चर्चा का विषय होता है। लेकिन जो कुछ बदलाव हुआ है, क्या वो जनता की इच्छा पूर्ति करेगा, जनता की जीवन में कोई समाधानी बदलाव लाएगा, जिससे लोगों का जीना आसान हो जाए, ऐसा कुछ करेगा? इस पर चर्चा नहीं होती। और इसलिए अब जब बंगाल और तमिलनाडु का वगैरह मामला हल हो गया है, तो सबका ध्यान है 8 महीने बाद जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या गोवा वगैरह के चुनाव होने वाले, उसमें क्या होगा। बस उस पर चर्चा शुरू हुई अभी से। अलग अलग पार्टियां तो कुछ महीनों से, एक साल पहले से ही आने वाले चुनाव की तैयारियों में लग जाती है। और जहां चुनाव होने वाला है, वहां की पार्टियां, राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय हो, वो पार्टियां अपने चुनाव की तैयारी में लग जाती है। अब उत्तर प्रदेश ले लो, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी तो है ही, सत्ता में है, पिछले 10 सालों से सत्ता में है। वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका एक दबदबा देश भर फैल गया है, बुलडोजर बाबा लोग उनको बोलते हैं। उन्होंने हिंसा, माफिया, गुंडागर्दी सब रोक दिए, कानून का राज चल रहा है, अपराधी डरते हैं। यहां वहां थोड़ा कुछ हो गया तो सफाया कर देती है सरकार या सरकार की पुलिस। तो योगी का दबदबा है, बीजेपी सत्ता में। और पिछले 10 साल से उसके पहले के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के थे, जो 2012 के चुनाव में बड़ी अच्छी मेजोरिटी से सत्ता में आए थे, उनके अपने 215 वगैरह कुछ एमएलए थे, उन्होंने
मायावती जो खुद के बहुमत से सत्ता में थी, उनको हराकर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस यहाँ उत्तर प्रदेश में पिछले 40 सालों से स्पर्धा में ही नहीं है, रेस में नहीं है। 1985 में जो चुनाव हो गए थे, उस वक्त बीजेपी कांग्रेस को अपना बहुमत मिला था, लेकिन उत्तर प्रदेश में 84 के बाद कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आई और आहिस्ते आहिस्ते उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस सत्ता से ही निकल गई, पिछड़ती गई और यहां तक पिछड़ती गई कि 403 विधायकों की जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, उसमें आज कांग्रेस का 1 एमएलए है या 2 एमएलए है, 7 एमएलए है। और कोई क्षेत्रीय पार्टी हो या मायावती की बीएसपी हो या अखिलेश या मुलायम की समाजवादी पार्टी हो, उनके पिछलों को होकर उनकी गोदी में बैठकर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी पड़ती है। अपने बलबूते पर, अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना कांग्रेस भूल गई है उत्तर प्रदेश। बातें बड़ी बड़ी की जाती है। आपको याद होगा तो 2012 के चुनाव में राहुल गांधी बड़ी हिम्मत करके निकले थे कि उत्तर प्रदेश में फिर से 1 नंबर की पार्टी बनेंगे, लेकिन देखते देखते 4 नंबर की पार्टी हो गई। फिर 2017 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और उनका दबदबा था उत्तर प्रदेश में, लोकसभा में बड़ा भारी प्रचंड सक्सेस मोदी जी को मिला था। 80 लोकसभा सीटों में 71 सीटें अकेली बीजेपी ने जीती थी और उनके मित्र दल के 2 पकड़कर 80 में 73 सीट्स एनडीए के आए थे। तब राहुल गांधी ने तय किया था कि 2017 में अच्छी तरीके से लड़ेंगे, इसलिए मोदी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर को साथ में ले लिया। फिर आखिरी क्षण में अखिलेश को भी साथ लिया, जो अखिलेश उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका अपना बहुमत था। लेकिन दोनों लड़के, यूपी के लड़के दोनों निकले कड़के, और जो पिछड़ती गई है दोनों पार्टियां। आज एक ठीक है कि अखिलेश कम से कम 2 नंबर की पार्टी है और उनके 400 में 100 से ज्यादा विधायक है, लेकिन कांग्रेस की हालत क्या है? कभी इसके साथ कभी उसके साथ कटोरा लेके घूमना, लेकिन मित्र दलों को ही धमकाते रहना, इसके सिवा पिछले 10-12 साल में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ भी नहीं किया। जो हालत उत्तर प्रदेश की है वही बिहार में है। बिहार में लालू की मेहरबानी से कभी कांग्रेस को 10-12 सीटें मिली है, 10-12 विधायक चुनकर आए। अगर वो साथ नहीं होती तो बुरी हालत हो जाती है। अभी अभी जो चुनाव 6 महीने पहले बिहार में हो गए, तो कांग्रेस के कुछ 5 एमएलए चुनकर आए, लालू की पार्टी के साथ होने के बावजूद। 30-35 सीटें कुछ लड़ाई और सिर्फ 5 लोग चुनकर आए। अकेले ओवैसी ने बाहर की पार्टी होकर भी बिहार में 5 एमएलए चुनकर लाए और कांग्रेस के 6 आ गए। तो एक हैदराबाद की पार्टी और कांग्रेस की पार्टी एक लेवल पर है बिहार में। तो उत्तर प्रदेश की जो हालत है, जहां से कांग्रेस ने 5-6 प्रधानमंत्री देश को दिए, ऐसी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत आज क्या है? अब बंगाल में कुछ 2-3 दिन के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे, उन्होंने वहां ममता का सुपड़ा साफ कर दिया। ममता के इलेक्शन के जो चांसेस थे वो बर्बाद कर दिए। एक अलग से वीडियो करके ममता ने ही पोलराइजेशन किया और बीजेपी के लिए बंगाल का हाईवे खोल दिया। ये आरोप राहुल गांधी का था। अगर ममता हारी है तो बीजेपी की मेहनत से हारी है, मानना पड़ेगा। लेकिन ममता की हार में बीजेपी की जितनी मेहनत है, कुछ ना कुछ राहुल गांधी का भी योगदान है। पिछले 10-12 साल में राहुल गांधी का पॉलिटिक्स में एक ही योगदान है कि वो अपनी पार्टी का नुकसान करते हैं
और अपने मित्र दलों का भी नुकसान करते। एक तरीके से राहुल गांधी भारतीय राजनीति में बीजेपी विरोधी राजनीति का बर्मुडा ट्रायंगल बन गए। उनके साथ जो पार्टी जाएगी, वो किसी भी विचारधारा की हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, राहुल गांधी देखते देखते उसको डुबा देते। अब बिहार की बात करो, बिहार का चुनाव होने से पहले 3 महीने पहले राहुल गांधी ने वहां कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, अल्लाह ऐसे अपने खास लोग भेजे थे, और बेचारे लालू प्रसाद यादव और उनका लाडला तेजस्वी यादव जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उसमें अड़ंगा लगाने का खेल राहुल गांधी ने शुरू किया। और चुनाव आने तक ये गठबंधन किया ना किया ऐसा खेल चलता रहा, और चुनाव दरवाजे पर खड़ा रहा। तब कांग्रेस तैयार नहीं थी और तेजस्वी को भी तैयारी नहीं करने दी। उसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ रहा है। ममता के बारे में वही हुआ, शुरू में चर्चा हो रही थी, लेकिन आखिरी मोमेंट में राहुल गांधी ने डिक्लेयर किया कि हम पूरे 294 उम्मीदवार खड़े करेंगे। मानो सबके सब एक दो छोड़कर 100, 280, 290 लोगों की डिपॉजिट चली गई। 2-3% से ज्यादा बंगाल में कांग्रेस को वोट नहीं मिले। ऐसे राहुल गांधी ने अब कमर कसकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया। ऐसे राहुल गांधी अपनी जो ढंग की उनकी स्टाइल है राजनीति की, वो देखे तो मुझे पहली बार लगा कि अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में उतर गए हैं कि योगी बाबा, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को तीसरी बार बड़ी अच्छी मेजॉरिटी मिले, इसके लिए सबसे पहले काम में जुट गए कौन? राहुल गांधी। अखिलेश यादव अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। एक दो बार उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है। पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी बहना प्रियंका वाड्रा को भेजा था, और उन्होंने स्लोगन दी थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं। और क्या हुआ? कुछ 6-7 एमएलए थे, उसमें से 1-2 बच गए। बाकी पूरा सुपड़ा साफ, 2 या 3% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वोट बचे नहीं है, ना कार्यकर्ता बचे। राहुल या प्रियंका वगैरह जाते, सोनिया जाती है तो उनके सामने भीड़ होती है, लेकिन भीड़ और संगठन, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। आपके सामने सामने करने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कुछ कार्यकर्ता टिकट मिले, कोई पार्टी में पद मिले, इसके लिए 4 लोगों को जुटाकर एक साथ लेकर आ जाते हैं। ऐसे 15-20 नेता मिलकर 200-400 लोगों की भीड़ जमा कर देते हैं, उसको संगठन नहीं करते कहते। तो एक तरीके से राहुल गांधी यूपी में उतर गए तो उन्होंने एक पॉलिसी तय की है कि कुछ भी हो, हमको तो जीतना नहीं है, लेकिन अखिलेश को नहीं जीतने देना है। अखिलेश की पार्टी और दुबली होनी चाहिए, कमजोर होनी चाहिए, जैसे ममता की पार्टी कमजोर कर दी, जैसे तेजस्वी की पार्टी कमजोर कर दी, जैसे तमिलनाडु में डीएमके की पार्टी कमजोर कर दी। तो ये राहुल गांधी की नीति रही है। मैं मानता हूं कि जिनको बीजेपी की हार देखनी है उनके लिए दुख की बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बेसिकली कांग्रेस का ही हिस्सा तोड़कर बनी गई है। बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी कि जिन्होंने कांग्रेस का वोट शेयर तोड़कर अपना वोट बैंक बनाया। एक समय था कांग्रेस के पास जो अपने ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वगैरह ऐसे जो वोट बैंक थी, वो तोड़ तोड़ कर ये अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी पार्टी बनाई है। नरसिंह राव के जमाने में मुझे लगता है 94 वगैरह की बात होगी, 96 की। यूपी के 400 में से 100 सीटें, 300 सीटें बीएसपी को दी गई, जो बीएसपी 40 एमएलए अपनी ताकत पर नहीं जीत सकती थी। ऐसे बीएसपी को 400 में से 300 सीटें देकर नरसिंह राव ने
कांग्रेस का भट्टा बिठा दिया उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो रही। किसी ना किसी, या तो मायावती या अखिलेश, इनका साथ देने के सिवा कांग्रेस के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी इस ढंग से बर्ताव करते कि मानो कटोरा लेकर मैं आपको भीख देने आया हूं। भीख मांगने जाते, लेकिन स्टाइल ऐसा है कि भीख देने आए हैं। तो जो तरीका उन्होंने अपनाया, अचानक राहुल गांधी के दो बड़े नेता, दलित नेता मायावती को मिलने पहुंचे, और मायावती ने उनको अपने दरवाजे से ही भगा दिया। तो राहुल गांधी अखिलेश को दिखाना चाहते, अगर तुम चुपचाप हमारे साथ नहीं आओगे, सीट का बंटवारा नहीं करोगे, तो हमारे लिए मायावती का दरवाजा खुला है। लेकिन वो दरवाजा खुला ही नहीं, और अखिलेश गुस्से में आ गया, और अखिलेश ने डिक्लेयर कर दिया कि हम पूरे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने ताकत से लड़ने के लिए तैयारी में जुट गई है। उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं को काम में लगाया गया। मतलब ये है कि मायावती का दरवाजा खुला नहीं, और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो दरवाजा उनके लिए खुला था वही बंद कर दिया। अब तो इतनी आसानी से इन दो पार्टियों का गठबंधन नहीं होगा, और मायावती तो कांग्रेस के साथ जाने को तैयार नहीं, और समाजवादी पार्टी के साथ भी जाना उनको मंजूर नहीं है। तो मायावती बोल नहीं रही है, लेकिन उनके आइडिया क्लियर है कि उनको अपनी वोट बैंक बचानी है। सीटें कितनी आती है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मायावती का मतलब 10, 15, 8% जो कुछ वोट हो गए वो उनको संभाल के रखने। तो फिर से उत्तर प्रदेश में चार कोना चुनाव हो जाएगा, बीजेपी, समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस। तो उसमें बिल्कुल आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी का गणित जातीयता के और सारे लेवल पर पहले से तैयार होता है। और दूसरी बात, उनका एक अपना मशीनरी है, कार्यकर्ताओं की बूथ लेवल तक उनका संगठन है, उसका फायदा तो उनको मिलता है, और वो तो पहले 1 साल 1.5 साल काम में लग जाते हैं। तो बीजेपी ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जुट गई है। पिछले 2 साल में जो अंदरूनी झगड़े थे वो निपटाए गए, और ऐसे में अखिलेश जो सपने देख रहे हैं फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के, उस सपनों पर बुलडोजर चलाने के लिए राहुल गांधी पहुंच गए। अखिलेश अपने अकेले की ताकत पर चुनाव लड़ना चाहते, लेकिन राहुल गांधी अखिलेश को अपनी लड़ाई भी लड़ने देना नहीं चाहते। यही इनकी स्ट्रेटेजी है, ताकि समाजवादी पार्टी और कमजोर हो जाए, जैसे तेजस्वी की पार्टी कमजोर की, ममता की पार्टी कमजोर की। तो इसलिए मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो 8 महीने बाद, 7 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए योगी बाबा को और बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए राहुल गांधी ने कमर कस ली है, और वो बुलडोजर लेकर पहुंच गए अखिलेश के सपनों को चकनाचूर करने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।